यहाँ पे एक गैप था, प्लस वो जो गैप था उस गैप से ऊपर एक पैराग्राफ था, तो उसके बीच में 10 पॉइंट। इससे पहले गैप था, मतलब गैप वाला पैराग्राफ, तो इसके और गैप वाले पैराग्राफ के बीच में 10 पॉइंट्स। इसलिए आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे आपको लगभग 3 लाइनों का गैप मिल रहा है। तो इसको 0 कर देते हैं। अब ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगने वाला है, क्योंकि अब जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आपका कोई भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ याद रहे, जब भी आप कीबोर्ड में एंटर प्रेस करते हो बटन, तो आप एक पैराग्राफ क्रिएट करते हो। तो ये पैराग्राफ जो आपने बनाए हुए हैं, 3 और ये चौथा पैराग्राफ, इनके बाद अगर आपको स्पेस चाहिए तो उसके लिए ये वाला होता है। सपोज मैं इसमें 15 डाल देता हूँ, 5 लेते हैं। वाह, 5। अब क्या होगा, कोई भी पैराग्राफ, ठीक है, जिसके बाद एक पैराग्राफ आना होगा, तो उस पैराग्राफ के बाद एक 5 पॉइंट का गैप आ जाएगा। मतलब अगर उस पैराग्राफ के बाद कोई पैराग्राफ नहीं है, जैसे लास्ट वाले पैराग्राफ के बाद कोई पैराग्राफ नहीं होगा, तो इस पैराग्राफ के नीचे कोई स्पेस नहीं आएगा। बट जैसे आप इसके नीचे टाइप करना शुरू कर दोगे ना, एक नया पैराग्राफ बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली एक 5 पॉइंट का गैप आ जाएगा। तो ये पैराग्राफ के बाद काम करता है। और जो बिफोर था, नाम नहीं है बिफोर आफ्टर, तो बिफोर का मतलब है पैराग्राफ से पहले। देन हाइफनेट होता है। हाइफनेट इंग्लिश कितनों में पढ़ी है? तुम में से किसी ने तो पढ़ा होगा, जैसे ये देख रहे हो ना, यस सर। ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, इसे आप हाइफनेट बोलते हो। इसका वर्ड नीचे कंटिन्यू किया गया है, वो कि ये वर्ड ब्रेक हो गया है, स्पेस नहीं था राइट साइड। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे आप हाइफनेट बोलते हो, जिसमें आपका कोई भी वर्ड जो ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको एक हाइफन लगा के नीचे बाकी का जो रेस्ट ऑफ द वर्ड होता है और सेंटेंस होता है वो कंटिन्यू कर देता है। नॉर्मली जैसा कि अभी हमने देखा, इंडियंस को उसकी आदत नहीं होती है, तो इसे आपको ऑफ कर देना होता है। ज्यादातर टाइम आपको ये ऑफ ही रखना होगा। अब अब जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब अभी से पहले ये होता था कि आप क्या करते थे, आपको जो भी फॉन्ट यूज करना था, जैसे सपोज करो मुझे ग्रेट वाइट्स फॉन्ट यूज करना है, ठीक है, तो मैं नॉर्मली ग्रेट वाइट फॉन्ट्स लिखता हूँ, और जैसे कलर्स में होता है उसी तरीके से इसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉन्ट्स चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ग्रेट वाइट्स किस किस के साथ पेयर में जा सकता है, मुझे पूरा का पूरा एक उसमें मतलब लिस्ट मिल जाती है। उसमें से मुझे जो भी सही लग रहा होता है मैं उसके साथ इसको कंबाइन कर देता हूँ। अभी के टाइम में क्या है, चीजें इमेज में नोटिस करोगे, तो ये देखो जो एफ है, इसमें जो इसके कॉर्नर पार्ट्स हैं ये एक्सटेंड हो रहे हैं, इनको फिनिशिंग स्ट्रोक्स बोलते हैं। तो जो आपके शेरिफ फॉन्ट्स होते हैं उनमें फिनिशिंग स्ट्रोक्स आपको हमेशा मिलेंगे, और जो आपके सैंस शेरिफ होते हैं उसके अपोजिट वो एकदम ब्लंट एंड्स होते हैं। ये देख सकते हो, कोई एकदम
प्योर फिनिशिंग नहीं है, कोने को आप इसको कोनिकल कर सकते थे तो लगता है कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, ऐसा नहीं होता। एकदम ब्लंट एंड्स होते हैं, जैसे किसी ने एकदम से काट लिया उसको, एकदम से खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको एकदम ब्लंट एंड्स मिलेंगे। तो ये दो आपकी जनरल कैटेगरीज होती हैं, शेरिफ एंड सैम शेरिफ। इसके अलावा एक तीसरी आती है आपकी कैटेगरी, जिसको आप मोनोस्पेस कर रहे हैं। मोनोस्पेस फॉन्ट्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिंगल स्पेस। तो इसमें आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंगल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे आप इस केस में अगर देखोगे तो आपका THP और WIT इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो स्पेस आया था यहाँ पे H आ रहा है, देन एक स्पेस आया O, N और C एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये होती है आपकी मोनोस्पेस, जिसमें आपका हर एक कैरेक्टर, आपका जो स्पेस होता है वो भी एक कैरेक्टर है आपके फॉन्ट का। तो हर एक कैरेक्टर इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब एक बार सॉफ्टवेयर में आते हैं, फिर देखते हैं इनके थोड़े से एग्जांपल। अब फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल को यूज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले आप एक बार सिंगल क्लिक कर दो, सिर्फ सिंपल तरीके से। अगर आपने सिर्फ क्लिक कर दिया तो ये होता है आपका पॉइंट टेक्स्ट। पॉइंट टेक्स्ट इसलिए होता है क्योंकि आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, और ये पॉइंट डिफाइन करेगा कि आपका जो टेक्स्ट है ये उस पूरे टेक्स्ट का रेफरेंस पॉइंट होगा। तो लेट्स से पॉइंट टेक्स्ट। अब आप देखोगे जो हमारा पॉइंट टेक्स्ट है, मेरा पॉइंट सेंटर में आ रहा है। इसका मतलब है इस वक्त जो अलाइनमेंट चल रहा होगा वो सेंटर लाइन चल रहा होगा, और आप ऊपर देख सकते हो ये सेंटर लाइन है। अब भी अपने इस पॉइंट पे नजर रखना। अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ तो देख सकते हो पॉइंट मूव नहीं हुआ है, हमारा पूरा टेक्स्ट मूव हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं राइट कर देता हूँ तो सारा टेक्स्ट मूव हो जाएगा राइट के साइड, राइट से लेफ्ट। जो पॉइंट टेक्स्ट होता है उसमें अगर आप जैसे अभी एडिटिंग कर रहे हो, आप टाइप कर रहे हो, तो टाइप करते टाइम पे अगर आप इसको थोड़ा मूव करना चाहते हो तो टेक्स्ट टूल को थोड़ा सा नीचे ले जाओ, मतलब अपना कर्सर टेक्स्ट के थोड़ा सा नीचे ले जाओ, देखोगे मूव टूल बन जाएगा। अब आप इसको उठा के ड्रैग करके प्लेस कर सकते हो। हर बार जरूरी नहीं है कि आप डन कर दो मूव टूल और तब करो। एंड इसमें एक चीज की प्रॉब्लम है, हो सकता है CC में या नहीं हो। अगर आप कीबोर्ड में एस्केप प्रेस कर दोगे तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसा अभी दिख रहा है। जैसे मैंने एस्केप प्रेस करा तो जितना भी हमारा टेक्स्ट था वो कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसे करते हैं। एंड कलर चेंज करना हो, टेक्स्ट सेलेक्ट करो एंड जो भी आपको कलर चाहिए आप वो कलर दे सकते हो। अब दूसरा जो आपके पास इसमें तरीका आएगा, दूसरा तरीका आपका होता है आप एक बॉक्स क्रिएट करो अपने टेक्स्ट टूल से। उसके लिए आप सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करो, जितना बड़ा आपको बॉक्स चाहिए आप वो बॉक्स ले सकते हो। सपोज मैं इतना ले रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो बॉक्स बना हुआ आ गया। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इवन इसको टेक्स्ट एरिया भी बोला जाता है। ठीक है, इसको भी डन करते हैं। अब ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, मैं इसको हमारे ओवरऑल जो कैनवस है उसके सेंटर पे लाना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से। उसके लिए मैंने वही पहले एक सिलेक्शन बना लिया पूरे कैनवस का, उसके बाद ऊपर अलाइनमेंट पे जाके सेंटर लाइन कर दी। तो आप देखोगे जो टेक्स्ट बॉक्स था उसके अकॉर्डिंग हम वो मतलब कैनवस के सेंटर पे आ चुका है। अब टेक्स्ट बॉक्स में आप अगर टाइप करते जाते हो तो इस केस में
सॉफ्टवेयर अपने आप एक ब्रेक पॉइंट डिसाइड करता है जो होता है आपका लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉक्स। आपके बॉक्स का लेफ्ट और राइट साइड डिसाइड करता है कि ब्रेक पॉइंट कहाँ पर है, जिसके बाद आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली ब्रेक होके नीचे चला जाएगा। लेकिन ये चीज आपके पॉइंट टेक्स्ट में नहीं होती, ये याद रखना, क्योंकि आपके पॉइंट टेक्स्ट का कोई भी लेफ्ट और राइट साइड नहीं होता। तो वहां पे आपको खुद मैन्युअली देखना पड़ता है कि उसमें टाइप करते हुए अगर वो कैनवस के बाहर जा रहा है तो आपको उससे पहले उसमें ब्रेक लगा देना चाहिए और उसको सही एडजस्ट करना चाहिए। किसी को कोई कोटेशन याद आ रही है अभी? उमंग सर आजकल बहुत शायरी कर रहा है, उमंग से पूछिए। और भाई उमंग बता। जो करता कोटेशन क्या है, एवरीवन्स अ विलन। हेलो, हाँ सर, हाँ क्या कहते हैं सर? बता भाई, कोई शेर है आजकल बहुत सुन रहे हैं। अरे क्या सर? शेर व शायरी बहुत सुन रहा है बोल रहा है राहुल। अरे कहाँ सर? ग्रुप कौन वाली बता रहा बता है? दो, ग्रुप वाली बता दो, कौन सी? ग्रुप में जो भेजी थी। ओ रहने भाई, रहने ज्यादा अरे तुम लोग अच्छा चलो रहने दो तुम। क्या करें? ये भाई इस टाइम पे कौन आ गया है? अच्छा, अरे पुलकित जल्दी आ गया। सर मेरा लैपटॉप पता नहीं वो पटाखे बज रहे थे। वो सही है, चलो कोई नहीं। ओके, और कुछ बड़ा सा कोटेशन याद आ रहा है किसी को? कोई मूवी का डायलॉग ही बोल लो, इतने देखते रहते हो यार, एनीमे भी चलेगा। अब भाटी कम से कम इसमें तो कुछ बता दे। लो सर लिखो। हम्म, यू इधर डाई अ हीरो। अरे याद आ गया ना? You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Live long enough to see yourself ये become the तो villain. become a villain. villain। हम द है सर, अ नहीं होता। हाँ, और एक ऐसा हो सकता है मेरी तरह किसी किसी और को भी ये प्रॉब्लम आए। जब बैटरी पे चला रहे हो तो हो सकता है टेक्स्ट टूल हो गया, ब्रश टूल हो गया, ये उतना क्लियरली मतलब उतना क्लियरली या उतना स्मूथली वर्क ना करे, क्योंकि फोटोशॉप बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। तो इसका जो टेक्स्ट टूल है और ब्रश टूल है ना, वो खुद में एक मान के चलो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए ये जब जब भी एक्टिवेट होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं। तुम लोगों को मेरी देखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा लैग कर रहा था टेक्स्ट जब मैं टाइप कर रहा था, इस वजह से वो गड़बड़ ज्यादा हो जा रही है। ओके, सो अभी ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है अपॉइंट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हमारा सैंड शेरिफ कैटेगरी का है, जो देख के पता चल रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई भी फिनिशिंग स्ट्रोक्स नहीं है। अब इसके अंदर जो कैटेगरीज होती हैं, मतलब कैटेगरीज कह सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि जो डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट होते हैं वो काफी सारे होते हैं, और एक फॉन्ट के अंदर भी जो उसकी वेरिएशन होती है वो काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी जो हमने फॉन्ट ले रखा है हम इसी फॉन्ट की बात करें, तो इस वक्त मैंने ऑसवॉल्ड लिया हुआ है, ये देख सकते हो, ये फॉन्ट का नाम है। यहाँ पे दो चीज और है,
नॉर्मली आप इसको फॉन्ट बोलते हो, जो सही नहीं है टेक्निकली फॉन्ट का मतलब होता है कि आप उसको फॉन्ट का नाम, मतलब ये जो चीज है इसको फॉन्ट फैमिली एंड टाइप फेस दोनों बोलते हो। उसका वेरिएशन आपने कौन सा लिया है जो कि आपकी यहाँ पे स्टाइलिंग की तरह आ जाएगा, एंड देन उसका साइज। जब आप ये तीनों इंफॉर्मेशन किसी को एक साथ बताते हो तब आप उसको फॉन्ट बता रहे हो। तो आपका फॉन्ट टाइप फेस हो गया, आपकी उसकी स्टाइलिंग हो गई और उसका साइज। स्टाइलिंग हमेशा डिपेंड करेगी कि उस फॉन्ट में जिस पर्सन ने वो फॉन्ट बनाया था या जिस कंपनी ने फॉन्ट बनाया था उन्होंने कितने टाइप्स की स्टाइलिंग इसके अंदर दी है। तो कुछ में आपको बहुत सारे मिलेंगे और कुछ में हो सकता है आपको कोई भी स्टाइलिंग नहीं मिलेगी। उसकी एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग जो कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीकों के स्टाइल्स मिल रहे हैं जो ज्यादातर इस केस में सिर्फ इसके वेट से रिलेटेड है। जैसे अभी एक्स्ट्रा लाइट है, अगर मैं इसको लाइट करूंगा तो आप देखोगे थोड़ा सा हैवी हो जाएगा ये पहले से। एंड अगर बोल्ड कर दें तो ये पुराना वाला रोहित भाटी। अभी वैसे तुम लोगों को पता चला रोहित भाटी पतला हो गया बहुत ज्यादा। नहीं सर। एकदम वी शेप मुर्गा हो गया वो, एकदम कड़क बॉडी बना ली उसने। मैं सर जी क्यों बहका रहे हो बाल करने? तूने तो कहा था बस 2 महीने और सेट हो जाएगा सब, मुझे ऐसा लगा हो गया लॉकडाउन होगा। लग गया, कहाँ पेट लिगड़े पड़े हैं सब कुछ। चलो भाई भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा था। ओके, तो ये आपकी सेंट शेरिफ कैटेगरी थी। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आपकी थी शेरिफ कैटेगरी, उसमें एक सबसे पॉपुलर फॉन्ट जो इसका है, जो आपने सबने सुना होगा, टाइम्स न्यू रोमन। याद रखना टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, ये ऐसे फॉन्ट्स हैं जो अब आप यूज नहीं करते। प्लस इम्पैक्ट, इम्पैक्ट भी एक ऐसा फॉन्ट है जो आप यूज नहीं करते हो। ये मतलब बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड फॉन्ट्स हैं जो हमसे पहले के जमाने में बहुत ज्यादा यूज हुए। तो अब के टाइम में हम उनका बिल्कुल भी यूज नहीं करते, बस दिखाने के लिए था। तो आप ये देख सकते हो इसमें फिनिशिंग स्ट्रोक्स का जो आपको डिफरेंस दिख रहा है। एक अगर आप स्मॉल टी भी लेके चलते हो तो आप ऊपर वाले स्मॉल टी के साथ कंपेयर कर सकते हो कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है फिनिशिंग स्ट्रोक्स का, जिसका आपको ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं नॉर्मली। ये कंसीडर किया जाता है कि जब भी आपको कोई ऐसा वर्क देना हो जो थोड़ा सा मॉडर्न है, या आप कोई भी ऐसा डिजाइन बना रहे हो जो काफी मॉडर्निस्टिक है, उसकी जो अप्रोच है या हो सकता है जो कंपनी है वो काफी न्यू है, तो उसकी कोई अपनी हिस्ट्री नहीं है। तो जब भी कुछ ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा डिजाइन बना रहे हो, उस केस में हमेशा सैंस शेरिफ फॉन्ट का यूज करो। सैंस शेरिफ होते हैं जिनमें फिनिशिंग स्ट्रोक्स नहीं होता, ये वाला। और इवन आप देखोगे भी जितने भी आपको मॉडर्न चीजें मिलती है या न्यू चीजें आपको मिलेंगी, उनमें फॉन्ट हमेशा आपको आपका साइंस शेरिफ मिलेगा, या फिर कुछ और कैटेगरीज हैं जो टाइम के साथ इवॉल्व हुई हैं जो मिक्सचर होती हैं शेरिफ और साइंस शेरिफ का। कभी भी ये कैटेगरीज आपको देखनी हो तो आप सिंपली fonts.google.com पे जाओ, और ये कैटेगरीज आपकी होगी जैसे डिस्प्ले, हैंड राइटिंग, ये दो। ठीक है, बाकी जितनी आपको वेबसाइट्स मिलेंगी आपको उतनी ही ज्यादा कैटेगरीज मिलेंगी। तो जैसे एक 1000 fonts करके या W fonts करके, उनमें अगर आप कैटेगरीज देखोगे तो उनमें बहुत ज्यादा कैटेगरीज है। उनमें तो आप ये दे सकते हो कि हर एक इमोशन के लिए एक कैटेगरी उन्होंने बना रखी है, इस टाइप से भी है। तो यहाँ पे ये चीज अब आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई मॉडर्निस्टिक वर्क हो, कोई ऐसी चीज हो जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। अब यहाँ पे ये भी समझना है कि जब मैं कुछ न्यू बोल रहा हूँ तो होता है ना, अनसेड वर्ड्स होते हैं कुछ जो हम बोल नहीं रहे, तो वो वाला पार्ट भी ध्यान में रखना। तो ऐसी कंपनीज जिनकी कोई नॉर्मली हिस्ट्री नहीं होती, या जिनका इतना कुछ अच्छा करा हुआ काम नहीं होता पहले कभी, उनका कभी एड वर्ड बन रहा हो, उनके लिए कुछ बन रहा हो, या कोई स्टार्टअप है उसके लिए कुछ बन रहा हो, तो ऐसे लोग ऐसे टाइम पे डिजाइनर्स प्रेफर करते हैं सैंस सेरिफ। जब यही चीज आप किसी ऐसे पर्सन के लिए करो जिसकी कुछ हेरिटेज है, जैसे आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे
अगर आप फील कर सको तो ये जो नीचे का टेक्स्ट है, ये वाला जो बहुत पिक्सेलेट कर रहा है अभी, तो नॉर्मली रखता हूँ। तो नीचे वाला जो टेक्स्ट है इसको देख के एकदम ऐसा फील आएगा फिनिशिंग स्ट्रोक्स और सारा देख के, जैसे किसी हेरिटेज वाली चीज की बात करें, मतलब किसी ऐसी चीज की बात करें जिसकी एक हिस्ट्री है। जो बोलते हैं ना कि एक इतिहास है इस कंपनी का, एक स्टोरी है इस कंपनी की, जिसमें मतलब कुछ पावरफुल रहा हो उनके पास। तो जब भी आप किसी ऐसी कंपनी की बात कर रहे हो जो या तो रॉयल टच में जा रही हो या फिर उनका कुछ इम्पैक्ट है सोसाइटी में, उनकी कुछ डोमिनेंस है जो क्रिएट कर चुके हैं, तो ऐसी कंपनीज के केस में हमेशा जो आपको फॉन्ट मिलेंगे वो आपके शेरिफ फॉन्ट्स होंगे। तो ये भी एक डिफरेंस है जो आप लोग कर सकते हो नोटिस। तो नॉर्मली आपके शेरिफ को हम कह सकते हो कि जिसमें हेरिटेज रिफ्लेक्ट करनी हो आपको, आपको रॉयल्टी रिफ्लेक्ट करनी हो, ऐसी जगह पे आप आपके शेरिफ फॉन्ट्स का यूज करते हो। ओके, देन लास्टली आपके पास आते हैं मोनोस्पेस। तो जैसा कि मैं बता रहा था, मोनोस्पेस का एक एग्जांपल है आपका कोरियर में, और यहाँ पे टाइप नहीं करना। इवन कोरियर का ही वर्जन था वो, कोरियर फॉन्ट ही लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो इवन एक एफएस का जो ऊपर का हमारा कॉमा टाइप रहता है, तो देखो एग्जैक्टली उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसमें अगर आप एक एक लाइन भी खींच दोगे ना हर एक कैरेक्टर के बीच में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल आई है, ऊपर कैपिटल ई है, और एकदम इक्वल स्पेस ले रहा है, स्मॉल वी कैपिटल वाई। टाइपराइटर टाइप सर। कोडिंग हो गया और इन सब टाइप से। तो जब भी कुछ ऐसा कुछ करना हो जहाँ पे आपको कोडिंग या कुछ ओल्ड शो करना हो, उस केस में आप इनका यूज कर सकते हो। यहाँ पे नोटिस करोगे एक इवन एक छोटा सा फुल स्टॉप भी इक्वल कैरेक्टर ऑक्यूपाई कर रहा है, देन दूसरा कैरेक्टर यहाँ था इस फॉर्म में। हमको लग रहा है इसका सोर्स खराब है, डिस्प्ले ड्राइवर। फिलहाल ये देखने में बेकार लग रहा है, उसको चेंज कर रहा हूँ मैं। कुछ फॉन्ट्स हैं जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, लाइक फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर नहीं है, मतलब ये इसकी बहुत सारी कैटेगरीज में से एक है। ये वाली कैटेगरी ये भी अच्छा है फॉन्ट। एक्चुअल में अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है तो टेक्स्ट बॉक्स केस में आप बस लेयर सेलेक्ट करो, टेक्स्ट टूल ले लो। इवन पॉइंट टेक्स्ट के केस में भी अगर आपको कंप्लीटली चेंज करना है तो आपको कभी भी सिलेक्शन बनाने की जरूरत नहीं। सिलेक्शन बनाने की जरूरत तब होती है जब आपको कोई सेलेक्टिव पार्ट है उसका जो वैल्यूज है वो चेंज करनी है। अगर आप कंप्लीट लेयर का करना चाहते हो तो सिंपली उस लेयर को सिलेक्ट करो, टेक्स्ट टूल लेके रखना एंड आप चेंजेस करते जाओ। तो देखोगे यहाँ चेंज हो गया। यही बैठा है। और इसी तरीके से काफी सारे फॉन्ट्स हैं। जो मैं प्रेफर करता हूँ उनमें से बीबस काफी अच्छा है, बीबस में बेल गॉथिक, बेल रोज भी सही है। बाकी याद रहे अपनी अपनी सिचुएशन होती है कि आप कैसे प्रोजेक्ट पे काम कर लो, कभी कभी उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है तो आपको जरूरत पड़ सकती है उस हिसाब से। फ्यूचर तो एक तरीके से अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता है। फ्यूचर हो गया प्लस आपका ऑक्सवर्ड, एड्स जितने भी हो रहे होते हैं उनमें आपको ये टेक्स्ट काफी ज्यादा मिलेगा। लाटो भी काफी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे।
एंड मोसरेट, ये भी बहुत सही है, क्योंकि जब आपको नॉर्मली क्या होता है कि आपको फॉन्ट्स की पेयरिंग करनी होती है, तो मोसरेट एक ऐसा फॉन्ट है जिसके साथ आपका लाटो भी चल जाएगा, फ्यूचर भी चल जाएगा, ऑक्सफोर्ड भी चलेगा। और एक और फॉन्ट है, लैला करके नाम है, वो भी अच्छा है और वो भी इसके साथ चल जाता है। रोबोटो, बस इतना ही है, बाकी फिर सिचुएशनल है। आप जैसे जैसे किसी चीज पे काम करोगे तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फॉन्ट निकालना पड़ेगा। ग्रेट वाइब्स करके एक फॉन्ट है, वो भी अच्छा है। ओके, अब आपके पास ये जो ऑप्शंस आते हैं, इसमें अगर आप नोटिस करोगे लास्ट में जाके आपके पास आपका कैरेक्टर पैनल होता है। तो अगर आप कैरेक्टर पैनल ओपन करो तो ये आपका कैरेक्टर पैनल है, जिसमें अगेन फिर से आपका फॉन्ट फैमिली, उसकी स्टाइलिंग वेरिएशन, देन फॉन्ट साइज आ गया। फॉन्ट साइज के बाद जो आपको मिल रहा है ये होता है आपके टेक्स्ट की लेडिंग। लेडिंग एक ऐसी चीज है जो आपके टेक्स्ट में जितनी भी आपने इस तरीके से ब्रेक्स देके लाइनें लिखी होती है ना, तो आपके टेक्स्ट में जितनी भी लाइंस है उन सब के बीच का गैप कंट्रोल करता है लेडिंग। एक बार इसको दिखाने के लिए सपोज मैं इसकी वैल्यू को कम कर रहा हूँ, 6 पॉइंट ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हो आपकी हर लाइन के बीच में सिर्फ 6 पॉइंट का गैप था। अब ऑब्वियस बात है पूरा टेक्स्ट 36 पॉइंट का था और आप सिर्फ 6 पॉइंट का गैप दे रहे हो, तो नीचे वाला जो सेंटेंस होगा वो ऊपर वाले सेंटेंस से बहुत माइन्यूटली नीचे होगा। जैसे यहाँ देख सकते हो ये टी है जो भी जा रहा होगा, उसके जस्ट कुछ पॉइंट 6 पॉइंट नीचे से फिर दूसरा कैरेक्टर इसी फॉर्म में नीचे तक जा रहा है। तो इसलिए हमारी जितनी भी लाइंस थी वो सारी की सारी कोलैप्स कर गई। इसमें ये होता है कि एटलीस्ट जितना आपका फॉन्ट साइज है उतना कम से कम आपका लेडिंग होना चाहिए। बाकी एक आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है, जो ऑटो वैल्यू है, ये होती है आपके फॉन्ट साइज का 120%। ये आपके फॉन्ट को या आपके टेक्स्ट को कितना इजीली रीड करा जा सकता है इस चीज को डिफाइन करता है। अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा कर दोगे तो भी आपके टेक्स्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, उतना आपका माइंड उस जगह पे जाएगा नहीं एंड डाइवर्ट होने का ज्यादा चांस हो जाता है। बाकी याद रहे ये सब सिचुएशनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी भी इस टेक्स्ट की बात करूं, ठीक है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, और सपोज करो आप क्रॉप लेते हैं, सपोज करो ये जो पूरा हम बना रहे थे ये किसी रॉयल होटल का कार्ड हो सकता है जो आप अपने क्लाइंट्स को देने वाले हो। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पे ध्यान देना मैंने बॉक्स का साइज छोटा किया है। तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हम इसे सेंटर में ले आए। सपोज मैं इतना रख रहा हूँ इसको। आप देख रहे हो अगर आपका टेक्स्ट बहुत थोड़ा सा है और आपको किसी रॉयल जगह के लिए बनना है तो उस केस में आपका इस टाइप का टेक्स्ट अच्छा लगेगा जिसमें गैप ज्यादा हो। एंड फॉन्ट भी कुछ उसी टाइप का लेते हैं। बॉक्स
इसमें चालू थी। लास्ट लाइन के बाद में एक बार ब्रेक क्रिएट कर देते हैं क्योंकि वो लाइन में दिखाना नहीं चाहता। साइज इंक्रीज कर देते हैं अराउंड 40। तो ऐसा कुछ केस होगा तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपको एक रॉयल फील दे रहा होगा। इसमें अब ऑब्वियस है कि आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा ग्रेडियंट लगा दोगे, उस फॉर्म में रखोगे। तो ये सारी चीजें सिचुएशनल है। नॉर्मली आपको यही एडवाइस होगा कि आप लाइटिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज मत करो। जैसे अभी मैं इसको ऑटो कर रहा हूँ एंड फॉन्ट साइज भी कम कर देते हैं। अब मुझे इसमें ब्रेक की जरूरत नहीं है ऐसे। सिमिलर फॉर्म में लाइटिंग के बाद आपके पास आता है कर्निंग। कर्निंग के केस में ये याद है, कर्निंग हमेशा दो कैरेक्टर्स के बीच में अप्लाई होती है। तो इस केस में आपको सबसे पहले आपके दो कैरेक्टर्स के बीच में आपके कर्सर को प्लेस करना होगा। अब जैसे यहाँ नोटिस करोगे E एंड X, तो E एंड X के बीच में एक सर्टेन स्पेस चल रहा होता है। हर कैरेक्टर के बीच में एक सर्टेन स्पेस होता है। तो ये जो स्पेस होता है इसको हम कर्निंग कहते हैं। किसी भी दो कैरेक्टर के बीच के स्पेस को कर्निंग कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे अभी मीट्रिक लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो उसके अंदर एक ऑप्टिकल है और बाकी आप देख सकते हो अलग अलग वैल्यूज है। अगर मैं इसको नेगेटिव में ले जाता हूँ तो आप यहाँ फील कर सकते हो कि एक जो गैप था वो कम हो गया है। सिर्फ आपका स्पेस ही गैप नहीं होता, नॉर्मली भी एक गैप होता है जो आपके टेक्स्ट के बीच में होता है। और इसी चीज को अगर मैं बहुत जरूरत से ज्यादा इंक्रीज करूँ तो आप नोटिस करोगे अब ये आपके एक नॉर्मल जो स्पेस होता है उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल ही है। देन मीट्रिक होता है जिस पर्सन ने फॉन्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए। और जो आपका ऑप्टिकल होता है आपका सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए जो सही लगेगा। मोस्टली आपको ये दोनों चीजें सेम मिलती हैं। एंड ऑप्टिकल आपको नॉर्मली तब करना चाहिए जब आप एक पर्टिकुलर वर्ड में या आप एक जो चीजें लिख रहे हो उसमें आप एक से ज्यादा फॉन्ट यूज करने वाले। जैसे T और E अलग फॉन्ट में होता है, X और T अलग फॉन्ट में होता है। तो उस केस में ऑप्टिकल ले सकते हो जहाँ पे आप चाहोगे कि सॉफ्टवेयर डिसाइड करे कि उनके बीच में क्या गैप होना चाहिए। बट नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं है क्योंकि वो चीज बहुत ऑकवर्ड लगेगी। अब दो कैरेक्टर के बाद जो इसमें चीज आती है, अगर आपको दो से ज्यादा कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग कंट्रोल करनी हो तो सबसे पहले तो सिलेक्शन बना लेना, जितने भी सिलेक्ट करना हो। इवन ये भी हो सकता है कि आपको पूरा जो आपका टेक्स्ट है सबके बीच में स्पेस क्रिएट करना हो। तो उस चीज के लिए आपके पास आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के केस में अगर आप नेगेटिव में जाओगे तो जितना भी टेक्स्ट होगा सबके बीच का स्पेस खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो रीडेबिलिटी कम हो जाती है जब भी आपको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता है। इवन यही आपका नेगेटिव स्पेस भी होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा कर दूं तो भी आप देखोगे रीडेबिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब थोड़ा सा एक बोरियत आने लगेगी कि कौन इतनी देर रीड करेगा। फिलहाल ऐसे 0 कर रहा हूँ। ऑल्दो हो सकता है मैंने पहले कभी काम करा हो तो मैंने 10 किया हो, क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो यहाँ पे 10 चल रहा था पहले। अब इसके बाद आपका वर्टिकल स्केलिंग आपके टेक्स्ट की, जो आपके टेक्स्ट की हाइट इंक्रीज कर